नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एडियो जॉब टीच प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने उच्चतम न्यायालय के अंदर हमने उसके गठन, उसकी संरचना के बारे में देखा, किस प्रकार से न्यायाधीशों का गठन होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उनका कार्यकाल कितना होता है, वे शपथ कैसे लेते हैं, किन से लेते हैं, उनको पद से कैसे हटाया जाता है। ये सारी की सारी प्रक्रिया पढ़ने के बाद आज हम दो तीन प्रकार के न्यायाधीश और होते हैं, जैसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इन न्यायाधीशों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां और क्षेत्राधिकार प्रदान किए जाते हैं, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कथनों के साथ हम उच्चतम न्यायालय की प्रश्नोत्तरी की ओर प्रस्थान करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सीईटी स्पेशल बैच में हम आज की क्लास में उच्चतम न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार, शक्तियां और प्रमुख बातें आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो विद्यार्थियों, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। आज की हेडिंग है अपने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन होता है, इसकी नियुक्ति क्यों की जाती है और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं। तीन बातें। जब मुख्य न्यायाधीश का पद सर्वोच्च न्यायालय के अंदर रिक्त हो जाता है, या फिर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में अनुपस्थित होता है किसी भी कारण से, या फिर कोई अन्य असमर्थता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली रहता है, तो मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करी जाती है। ठीक है, ये हो गया कारण। कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसका उल्लेख कहाँ है, संविधान के अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। तो हम देखते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्यों नियुक्त किया जाता है, किसके स्थान में होता है। तो मुख्य न्यायाधीश की गैर मौजूदगी में जिसे नियुक्त किया जाता है उसे ही कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है, और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। तो पहली बात, मुख्य न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होना या फिर उसके अनुपस्थित होना, या फिर अन्य समर्थता के आधार पर या अन्य असमर्थता के आधार पर पद का रिक्त होना। इस आधार पर मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ताकि न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चल सके। कर्ता कौन नियुक्त, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। तो मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट विद्यार्थियों आता है आपके तदर्थ न्यायाधीश। कौन सा न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। तो अब बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीश की। तदर्थ न्यायाधीश। अभी तदर्थ न्यायाधीश कौन होता है, तदर्थ न्यायाधीश जब सर्वोच्च न्यायालय के अंदर
किसी बैठक या सत्र का आयोजन करना होता है तब उसके कोरम या गणपूर्ति की आवश्यकता होती है। ये गणपूर्ति के बिना वहां पर बैठक नहीं कर सकते। तो सर्वोच्च न्यायालय में किसी बैठक या सत्र चलाने के लिए गणपूर्ति के अभाव में गणपूर्ति को कंप्लीट करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, किसके द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय की योग्यता रखने वाले उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और उसको वो सारी की सारी शक्तियां, पद, वेतन सारे उसके समान दिए जाते हैं और बाद में जब कोरम पूरा हो जाता है तो वह पद से रिक्त हो जाता है। इस प्रकार से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और इसके लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, जिस न्यायालय से न्यायाधीश को लेना है, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श करना आवश्यक है। उसके बाद ही तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करी जा सकती है। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसकी पूर्व सहमति से? राष्ट्रपति की। किससे सलाह करेगा? जिस उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश को लिया जाना है, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। योग्यता क्या होगी? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। अब आता है, इसमें 3-4 बातें हमें देखनी है। तदर्थ न्यायाधीश में पहली बात तो आएगी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का सत्र चलाने हेतु गणपूर्ति के अभाव में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अब आता है तदर्थ न्यायाधीश के लिए किसे नियुक्त करेंगे? तो उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति या न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। ठीक, उसके बाद आएगा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करना आवश्यक। और अगला आपको किसकी पूर्व सहमति लेनी है? तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की भी पूर्व सहमति आवश्यक है। तो अगला आता है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से नियुक्त होगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी। तदर्थ न्यायाधीश दोनों के अनुच्छेद ध्यान रखें। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के लिए अनुच्छेद आपके 126 आएगा, अनुच्छेद 126, और तदर्थ न्यायाधीश के लिए अनुच्छेद 127। इस प्रकार से कार्यकारी और तदर्थ न्यायाधीश होगा। अब आता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में काम करने के लिए अपॉइंट करना। ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपॉइंट क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ काम का बोझ ज्यादा बढ़ जाता है या कोई गाइडेंस चाहिए होती है, तो उसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है। केवल इतनी बात ध्यान रखनी है।
तो अगला हम देखते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट आता है सेवा निवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। ये करते हैं हम अनुच्छेद 128 के तहत। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 128 के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अंदर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब आता है किसकी पूर्व सहमति से? तो आप देखेंगे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। बस ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी होगी। ये हो गया अपने न्यायाधीशों के बारे में। अब देखते हैं कि न्यायालय जो होता है यह एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होता है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय निर्णय देता है वह अन्य न्यायालयों के लिए एक विचार के रूप में काम आते हैं, यानी उनका वो सहारा ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका स्थान। इसको अभिलेख न्यायालय में हम देखेंगे इसके शक्ति और विशेष अधिकार के बारे में। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? स्थान। अब स्थान कहाँ होगा? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित है उसके बारे में देखते हैं। इसकी जो निर्णय लेगा वो कहाँ लेगा? आता है अगला स्थान। तो छात्रों, संविधान के अनुच्छेद 130 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के स्थान का वर्णन है कि इसका स्थान कहां पर होगा। आमतौर पर इसकी बैठक नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यालय पर होगी। तो आमतौर पर कहां होगी? सामान्यतः नई दिल्ली में अपना भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, लेकिन भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य स्थानों पर भी सत्रों का आयोजन कर सकता है। जैसे एक बार हैदराबाद में भी हुआ था ऐसा, जम्मू कश्मीर में भी एक आयोजन हो चुका है। तो स्थान राष्ट्रपति की अनुमोदन के साथ मुख्य न्यायमूर्ति कहीं दूसरे स्थान पर भी न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। न्यायालय स्थापित का मतलब होता है वहां पर सत्र का आयोजन किया जा सकता है। तो अगला हम देखते हैं भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के पूर्व या राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य स्थानों पर न्यायालय का सत्र आयोजित कर सकता है। ये हो गई आपके न्यायालय के बारे में। अब हम देखते हैं विशेष बातें जो हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां कौन कौन सी होती है। वो सारे कंटेंट आप देखेंगे, कार्य, शक्तियां और क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के। अब मुख्य बातें शुरू हो रही है। अब देखते हैं हम शक्तियां और कार्य क्षेत्र। शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार।
इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो आप देखें, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसको हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्षेत्राधिकार आएंगे, कौन कौन सी शक्तियां है, उसको एक एक करके इनके नाम फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद पहला क्षेत्राधिकार आता है प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। पहला क्षेत्राधिकार कौन सा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक या इसको कहा जाता है मूल क्षेत्राधिकार। पहला आपका काम होगा, क्या सरकार करेगी, न्यायालय को प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार। उसके बाद आता है रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार। अगला कौन सा, नंबर 2 आएगा रिट जारी करना, ठीक। उसके बाद अगला आएगा आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। उसके बाद फिर आता है आपके सलाहकार क्षेत्राधिकार। उसके बाद आता है एक, इसका हम उपयोग करते हैं अभिलेखीय न्यायालय के रूप में, तो अभिलेख न्यायालय के रूप में ये कार्य करता है। उसके बाद हम देखते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्यायिक समीक्षा की शक्ति। उसके बाद आता है आपके उसके बाद हम देखते हैं संवैधानिक व्याख्या। संविधान के व्याख्याकार के रूप में संवैधानिक व्याख्या। इस प्रकार से हम इसके क्षेत्राधिकार और विभिन्न शक्तियों को पढ़ेंगे। फिर बात आती है अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है, इसको भी हम देख लेते हैं। पहले ये चार्ट आपको ध्यान होना जरूरी है। चार्ट में आपको अब आता है इसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर फर्स्ट आएगा संवैधानिक मामले। संवैधानिक मामलों पर अपील। संवैधानिक मामले, इन पर अपील करना। उसके बाद अगला आता है दीवानी मामलों पर अपील करना। दीवानी मामलों के बाद फौजदारी या दांडिक मामले या आपराधिक मामले। उसके बाद आएगा आपके आपराधिक मामले। और उसके बाद आप देखते हो नंबर 4 आता है विशेष अनुमति द्वारा अपील करना। विशेष अनुमति द्वारा अपील करना। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को हमने अलग अलग भागों में बांटा। अब हम इसकी एक एक करके व्याख्या करेंगे कि इनमें क्या क्या होती है, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है और किस प्रकार से कार्य रूप में लागू होती है। तो पहली शक्ति आएगी आपके प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। विद्यार्थियों, प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार क्या होता है? तो प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि वे मुद्दे, वे विवाद जो प्रारंभिक कहाँ होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं, इसे हम उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय में शुरू नहीं कर सकते। तो जिसका आरंभ सिर्फ उच्चतम न्यायालय में होता है, या सबसे पहले हम इसे उच्चतम न्यायालय में शुरू कर सकते हैं इन विवादों को। वे विवाद या वे मुद्दे, वे क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आते हैं। अब वे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन से होते हैं? जैसे केंद्र एवं एक या अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद हो जाता है तो ऐसे विवाद सीधे उच्चतम न्यायालय में आएंगे, या फिर केंद्र और कुछ राज्य तथा अन्य राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र के साथ कुछ राज्य मिलकर कुछ दूसरे राज्यों के साथ उनके विवाद हो जाता है, तो ऐसे विवादों का निपटारा भी
सर्वोच्चतम न्यायालय करेगा। और एक तरफ तो आपके एक या एक से अधिक राज्य, उसके सामने भी एक या एक से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य चलने वाले विवाद भी सर्वोच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उसका निपटान करता है। इसे ही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। नंबर फर्स्ट आएगा आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में हम चर्चा करेंगे अब। तो मैंने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में आपको बता दिया है, अब उसके बारे में लिखना ही बाकी है। पहला तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मीन्स क्या होता है कि वे मामले जो सबसे पहले या फिर केवल उच्चतम न्यायालय में ही शुरू किए जा सकते हैं, वे मामले क्या कहलाते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के मामले। तो इसमें क्या आता है? वे मामले जो सबसे पहले या केवल उच्चतम न्यायालय में ही शुरू किए जा सकते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से मामले आएंगे? नंबर फर्स्ट मामला देखते हैं, केंद्र व एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद। पहला तो कैसा विवाद होगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य चलने वाला विवाद। दूसरा, केंद्र व एक या अधिक केंद्र व एक या अधिक राज्यों का एक या अधिक राज्यों के मध्य चलने वाले विवाद। ठीक है, एक तरफ तो केंद्र और कुछ राज्य और दूसरी तरफ कुछ राज्य हो जाते हैं, इनका आपस में विवाद होता है, तो ये भी आपके उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद आता है दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य में चलने वाले विवाद। तीसरा कौन सा मामला आएगा? ये तीन मामले ही हैं, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य चलने वाले विवाद। ठीक है, ये भी आपके उच्चतम न्यायालय में आएंगे। जैसे आपके बहुत सारे वाद हैं, केशवानंद भारती वाद हो गया, SR बम्बैया वाद है, गोलकनाथ वाद, ये सारे क्या है? ये केंद्र राज्य संबंधों के मध्य में है, तो इसका निर्धारण उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिट जारी करना। ये इसकी एक प्रकार की शक्ति भी कह सकते हैं और एक प्रकार का क्षेत्राधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जिसके तहत आप देखोगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण,
अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, ये 5 प्रकार की रिटें हैं। इसके माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है भारत की सर्वोच्च न्यायालय। यानी आप कह सकते हो रिट जारी करना या फिर मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में। तो अगला हम देखेंगे दूसरा क्षेत्राधिकार। इसके साथ ही अलग ही लेते, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 आएगा आपके रिट जारी करने संबंधी क्षेत्राधिकार। बस ये बात ध्यान रखनी है कि रिट जारी करने के संबंध में क्या क्षेत्राधिकार होते हैं, उन क्षेत्राधिकारों के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो देखेंगे हम अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का, जिसके तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, जो हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ी थी, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 आएगा आपके प्रतिषेध, या जिसे हम निषेध भी कहते हैं, निषेध। नंबर 4 आएगा अधिकार प्रच्छा, एंड नंबर 5 आएगा उत्प्रेषण। ये आपको 5 प्रकार की रिटों के नाम ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगला हम देखते हैं नंबर 3 में अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, इसमें 5 प्रकार के 4 प्रकार मैंने बताए। पहला आता है संवैधानिक मामलों में अपील। इसके अंदर भी हमें पहला देखना है, अपील कौन सी आएगी। पहले तो आएगी आपके संवैधानिक मामलों में अपील। अब देखिए विद्यार्थियों, संवैधानिक मामलों में अपील का मतलब क्या होता है? यदि उच्च न्यायालय के मामले में विधि का पूरक प्रश्न नहीं तो और वो संविधान की व्याख्या कर रहा हो और
उसका आधार अनुचित फैसला हो। फैसला कैसा? अनुचित फैसले के आधार पर अपील की जा सकती है। अगर कोई उच्च न्यायालय के अंदर किसी प्रकार का मामला चल रहा है और उच्च न्यायालय में उसके ऊपर निर्णय दे देता है, लेकिन उस निर्णय के अंदर संविधान की व्याख्या अंतर्निहित होती है और जब उसकी जांच होती है तब पाया जाता है कि उच्च न्यायालय ने संविधान की अनुचित व्याख्या कर दी है, तो इसके संदर्भ में हम उच्च न्यायालय के मामले के निर्णय के खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यही होती है आपके संवैधानिक मामले में, क्योंकि संविधान का अंतिम व्याख्याकार उच्चतम न्यायालय है, ना कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय व्याख्या कर सकता है, लेकिन अगर अनुचित व्याख्या करता है तो अनुचित व्याख्या के कारण हम अपील कहां कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में उसकी अपील कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि क्या बात है, यदि उच्च न्यायालय के किसी मामले में विधि का प्रश्न निहित हो और वह संविधान की व्याख्या कर रहा हो, संविधान की व्याख्या कर रहा हो, उच्च न्यायालय उस पर निर्णय दे दे, उच्च न्यायालय उस पर निर्णय दे दे और अनुचित व्याख्या कर दे तो इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अपील का मतलब क्या होता है कि जब उच्च न्यायालय के अंदर कोई मामला चल रहा होता है और वहां पर जो अभियुक्त होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता है उच्च न्यायालय के निर्णय से, तो उस निर्णय के खिलाफ वह उच्चतम न्यायालय में गुहार लगा सकता है, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। यही होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। संविधान के मामले में यदि कोई उच्च न्यायालय किसी मामले पर चर्चा कर रहा है और उस मामले में विधि का प्रश्न निहित है, कानून का प्रश्न निहित है, एवं वह निर्णय देता है जिसमें संविधान की व्याख्या भी हो जाती है, व्याख्या सही है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर अनुचित व्याख्या हो जाती है तो उस अनुचित संविधान की व्याख्या के खिलाफ उच्च न्यायालय के उस मामले के या उस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करी जा सकती है। यही होता है आपके संवैधानिक मामलों में अपील। नेक्स्ट आएगा दीवानी मामला। नंबर 2 कौन सा लेते हैं हम? दीवानी मामला। दीवानी अब आता है दीवानी मामला क्या होता है? दीवानी मामले का मतलब होता है पैसे से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो हम उच्च न्यायालय के शरण में जाते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय में हमारे धन के संबंध में किसी भी प्रकार का उचित मुआवजा नहीं मिलता तो हम उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो दीवानी मामले के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि वह मामला सामान्य महत्व का है। ठीक है, इसके लिए उच्च न्यायालय को प्रमाणित करना पड़ेगा कि मामला क्या है, सामान्य महत्व
के प्रश्न पर आधारित मामला है। और दूसरी की बात कि ऐसे प्रश्न पर निर्णय कौन कर सकता है, उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है। तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है, उच्चतम न्यायालय में अपील करी जा सकती है। वापस सुने कि दीवानी मामला, दीवानी मामले का मतलब है, दो बार बातें ध्यान रखनी। एक तो दीवानी मामले का मतलब होता है पैसे से संबंधित, ठीक है। दूसरी बात आती है, इसके लिए उच्च न्यायालय को ये घोषणा करनी पड़ेगी, ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि जिसकी अपील की जा रही है वह मामला उच्चतम न्यायालय में जाने योग्य है और यह प्रश्न सामान्य महत्व के प्रश्न पर आधारित है। अब हम देखते हैं दीवानी मामला। तो आप देखते हैं दीवानी मामले के तहत, दीवानी मामले के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि पहली बात, मामला सामान्य महत्व के प्रश्न पर आधारित, पहली बात। तो दूसरी बात, ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है, वही मामला आपके दीवानी मामला है जिसको हम अपील कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है आपराधिक मामला, या जिसे कहते हैं फौजदारी मामलों पर अपील। ये क्या होता है कि उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है यदि आरोपी के दोष सिद्ध नहीं, मतलब उसको दोष सिद्ध होने के बाद उसको दोष सिद्ध नहीं, मतलब उसको दोषी फ्री कर दिया है लेकिन उसको फैसले को पलटकर फांसी की सजा दे दी गई, पहली बात। दूसरा आता है किसी अधीनस्थ न्यायालय के मामले को उच्च न्यायालय अपने पास बुलाकर आरोपी को दोषी घोषित करके उसको फांसी दे देता है। इस मामले पर हम अपराधी या आपराधिक मामलों पर अपील उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। तो कौन से मामले, पहला मामला, अगर उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध यानी फ्री कर दिया है आरोपों से और उसके बाद फैसले को पलट कर उसको फांसी दी जाती है, एक तो ये मामला है। दूसरा, किसी अधीनस्थ मामले में कोई मैटर चल रहा है, उसको उच्च न्यायालय अपने पास बुलाकर व्यक्ति को दोषी साबित करके उसको फांसी की सजा दे देता है, तो ऐसे मामले में हम अपील उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपके नंबर 3। नंबर 3 रहेगा आपके फौजदारी या आपराधिक मामले में अपील। नंबर तीसरा रहेगा फौजदारी या
आपराधिक मामला, इस पर अपील करना। अब इसमें क्या होता है, पहला, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के आपराधिक आपराधिक मामलों के फैसलों के आधार पर, फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है, सुनवाई कर सकता है यदि, अब यदि में क्या है, पहला कारण, अभियुक्त अभियुक्त व्यक्ति के अभियुक्त व्यक्ति के दोष सिद्ध के आदेश, अभियुक्त व्यक्ति के दोष सिद्ध के आदेश को पलटकर फांसी की सजा दी गई हो। अगला नंबर दूसरा आएगा इसमें, किसी अधीनस्थ न्यायालय से, किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी को, मामला लेकर आरोपी को दोषी घोषित किया हो और फांसी दी हो। ठीक है, इस प्रकार से ये वे मामले हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को फौजदारी मामलों के आधार पर या फिर आपराधिक मामलों के आधार पर उसकी अपील हम उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है कि यह प्रमाणित करे उच्च न्यायालय कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने की, या तो फिर ये दो काम कर दे, या तो किसी के फैसले को बदलकर उसको फांसी दे दे, या फिर स्वयं उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि यह मैटर कहां ले जाने के योग्य है, कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के योग्य हो। तो तीसरी बात आएगी, या फिर क्या कर सकता है, यह प्रमाणित करे कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय
न्यायालय ले जाने योग्य है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी अपील कहां पर कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। फिर आती है आपकी चौथी, विशेष अनुमति द्वारा अपील। अब ये विशेष अनुमति के द्वारा अपील क्या होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट अपनी रहेगी नंबर 4, विशेष अनुमति द्वारा, विशेष अनुमति द्वारा अपील। अब विशेष अनुमति द्वारा अपील, विशेष नाम है, इसका मतलब क्या है कि उच्च न्यायालय को देश के किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी भी फैसले या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने का विवेकाधीन क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। यानी मतलब कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति लेकर ही हम वहां पर अपील कर सकते। अगर उच्चतम न्यायालय ने अपील दे दी, सहमति दे दी, तो हम अपील कर सकते, अन्यथा हम अपील नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, तो कोई गंभीर अन्याय रोकने और कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिए ही विशेष अनुमति द्वारा अपील। जैसे कि देश में आतंकवाद हो गया और भी कोई खतरनाक मुद्दा हो गया, उस मुद्दे पर अगर हमें उच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर हमें अपील उच्चतम न्यायालय में करनी है, तो उसके लिए हमें पूर्व में किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, उच्चतम न्यायालय के। उच्चतम न्यायालय ने अपील दे या ना दे, ये उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो विशेष अनुमति द्वारा अपील, इसमें क्या होता है, उच्चतम न्यायालय देश के किसी भी न्यायालय या अधिकरण, न्यायालय या अधिकरण के किसी भी फैसले या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने का विवेकाधीन क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अब इसमें क्या होता है, यह अपील की अनुमति उच्चतम न्यायालय पर निर्भर करती है कि विशेष अपील स्वीकार करे या ना करे, ये उच्चतम न्यायालय पर डिपेंड करता है। तो अगली बात आएगी, यह अपील या इस अपील की अनुमति उच्चतम न्यायालय पर निर्भर होती है। ठीक है, अगला आता है आपके इसमें
इसका प्रयोग, इस अपील का प्रयोग, इसका प्रयोग गंभीर अन्याय रोकने और गंभीर अन्याय रोकने और कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने हेतु किया जाता है। बस ये बात आपको इस विशेष अनुमति द्वारा अपील के बारे में ध्यान रखना है। तो अब तक हमने कुछ विशेष प्रकार के क्षेत्राधिकार देखे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, जो केवल मामले उच्चतम न्यायालय में आएंगे। दूसरा देखा हमने रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार। तीसरा हमने देखा अपीलीय क्षेत्राधिकार। आज की क्लास में विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम सलाह से संबंधित क्षेत्राधिकार, अभिलेखीय न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक व्याख्या और कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली ही क्लास में।